Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आज हम लाए हैं दो इम्पोर्टेंट सवाल। पहला सवाल कि इंडिया में एनिमे इतना चलता क्यों नहीं है, ठीक है, और दूसरा सवाल क्या हम सच्ची में एनिमे डिजर्व करते हैं। बिल्कुल डिजर्व करते हैं। बल्कि आज के एपिसोड में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स जो एनिमे के कल्चर को रोक रहे हैं इंडिया में स्प्रेड होने से। जबकि अगर जापानीज एनिमेशन की बात करेंगे, उसने पूरी दुनिया को अपने जादू में ले रखा। जैसे नारुतो से लेके वन पीस तक इनके फैंडम वॉर्स और पॉप कल्चर्स में रेफरेंसेस। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ऐसा लगता है हम अभी भी फर्स्ट एपिसोड में अटके हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ हार्ड फैक्ट्स। एनिमे इंडस्ट्री वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। 2023 में उसका ओवरऑल इंडस्ट्री वैल्यू था $24 बिलियन का, जो कि अभी $28 बिलियन में पहुंच चुका है एंड इट इज वेरी क्लोज टू द करंट ग्लोबल टेलीविजन इंडस्ट्री। और हॉलीवुड वो तो $43 बिलियन की कंपनी है। जब हॉलीवुड भी इतना ग्रो फास्ट कर रहा है, लेकिन उससे भी क्रेजी फास्ट तो भाई एनिमे है। हाँ, बहुत फास्ट है। और मैं ये बोलूंगा, जब हॉलीवुड अभी भी बफर कर रहा है, एनिमे की ग्रोथ स्पीड तो भाई गॉड स्पीड से भी ज्यादा तेज है। सी मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम सब अपने एनिमे लाइब्रेरी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। और ये सब ये बताता है कि एनिमे और बच्चों का कार्टून नहीं है, इट्स लेजिट मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट। पर इंडिया का क्या सीन है भाई? हमारे यहाँ 15 मिलियन व्यूअरशिप है, लेकिन 150 करोड़ की आबादी। ये तो कुछ 1% ही निकला। इंडिया में एनिमे का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारा फैंडम अभी भी अंडरग्राउंड है। भाई ऐसा लगता है हम साइड कैरेक्टर भी नहीं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर है इस एनिमे की दुनिया के। और जापान हो, ब्राजील हो, फ्रांस हो, यूएस हो, ये सब जगह में एनिमे पॉप कल्चर का हार्ट बीट बन चुका है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया में इसे अभी भी कार्टून नेटवर्क का कजन समझा जाता है और यही आउटडेटेड सोच ने हमको ग्लोबल एनिमे वेव का असली मजा लेने से रोक रखा है। सवाल सिंपल है, इंडिया को एनिमे कल्चर का हिस्सा क्यों बनना चाहिए? बिकॉज रीजन इज सिंपल, एनिमे इज अ कंप्लीट पैकेज। इसमें एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ, फैंटेसी, हॉरर, हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ है। हर मूड, हर जॉनरा को जो चाहिए वो सब मिलेगा। और स्टोरी टेलिंग की तो बात ही अलग है। जैसे अटैक ऑन टाइटन, स्टाइन्स गेट, द परफेक्ट ब्लू, जिसका भी नाम ले लो, ये सारे ऐसे इमोशनल डेप्थ्स लाए हैं जो कभी कभी हॉलीवुड मूवीज भी नहीं ला पाते। और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, फिलोसॉफीज, इंसेन वर्ल्ड बिल्डिंग, एनिमे इज पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ। प्लस बोनस लर्निंग, जब आप एनिमे देखते हो तब आप जापानीज कल्चर, ट्रेडिशन और उसकी लैंग्वेज के साथ नेचुरली बॉन्ड करते हो। इट्स लर्निंग प्लस एंटरटेनमेंट, द बेस्ट कॉम्बो एवर। और ये जो आर्ट स्टाइल है, ये बहुत ही ज्यादा जॉ ड्रॉपिंग, एक्सप्रेसिव और इमोशन की पावरफुल होता है। और यही रीजन है कि एनिमे बस एक बच्चों का कार्टून नहीं है, ये एक रेस्पेक्टेड ग्लोबल एंटरटेनमेंट फॉर्मेट बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे टॉक्सिक ट्रेड की, मिथ्स एंड ट्रोल कल्चर। लोग बोलते हैं ये क्या देख रहा है, ये तो कार्टून है, इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी क्या देख रहा है? अरे भाई, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखना मैच्योर है तो डेथ नोट देखना इमेच्योर क्यों? और मस्त बात ये है कि जब बात आती है ओपनली एनिमे की फैन बनने की, ठीक है, तो लोग आपको वीब, ओटाकू ये सब बोल के ट्रोल करते हैं। भाई ट्रोल करते हैं। क्या कर रहे हैं? एनिमे देख रहा हूँ। ये क्या कार्टून देख रहे हैं? अबे एनिमे देख रहा हूँ। अबे थोड़ा उम्र का लिहाज तो किया कर। ये सब क्या करेगा? ये छोड़, ये थोड़ा सा। अबे चूती है क्या? साले एनिमे देख रहा हूँ, तेरे को कभी कुछ समझ ही नहीं आएगा। अबे दोस्त हूँ तेरा, बड़ा हो जा बड़ा, ठीक है, बंद कर ये सब कार्टून देखना। तो भैया रियलिटी चेक, आज के जमाने में वीब होना इज अ बैज ऑफ ऑनर। पैशन इज नॉट शेमफुल, इट इज सपोज्ड टू बी सेलिब्रेटिंग। लेकिन हर मीडियम की तरह एनिमे में भी एज अप्रोप्रिएट वॉचिंग काफी जरूरी है। जैसे हम मूवीज रिस्पॉन्सिबली देखते हैं, एनिमे को भी रिस्पॉन्सिबली और समझदारी से देखना चाहिए हमें। तो सोल्यूशन सिंपल है, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। एनीमे सिर्फ एक जॉनर ही नहीं, वो एक ग्लोबल मूवमेंट है और वो इंडिया में भी जगह डिजर्व करता है।
अपने पैशन को छुपाओ मत, प्राउडली बोलो हाँ भाई और बहन मैं अब एनिमे लवर हूँ। जैसे लोग मार्वल के फैंस हैं, हैरी पॉटर के फैंस हैं, वैसे ही एनिमे फैंस इस बिगेस्ट पॉप कल्चर के पार्ट हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला एपिसोड ऑफ एन एनिमेटेड इंडिया, एक छोटी सी कोशिश टू अंडरस्टैंड इफ इंडिया इज फाइनली रेडी टू एम्ब्रेस एनिमे। रिमेंबर, एनिमे इज नॉट अ कार्टून, इट्स अ कल्चर, इमोशन एंड रेवोल्यूशन। शुरू करते हैं आज के एपिसोड, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 4 बड़े एनिमे जॉनर्स की, शोनेन, शोजो, शिनेन और जोसेफ। और इनमें से कौन सा आपके पर्सनालिटी के साथ 100% मैच करता है, आज हम उसके बारे में पता करेंगे। और भाई जॉनर चूज करना काफी बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अगर गलत चूज करा तो भाई पूरा एनिमे एक्सपीरियंस फ्लॉप हो सकता है। चलिए, तो पहले बेसिक समझते हैं। पहला जॉनर है शोनेन। शोनेन का टारगेट ऑडियंस होता है यंग बॉयज, ठीक है। तो इसका जनरल जो कंटेंट रहता है इज अराउंड एक्शन, फ्रेंडशिप एंड ग्रोथ। जैसे हो गया आपका नारुतो या फिर आपका माय हीरो एकेडमिया या अगला जॉनर है शोजो। शोजो का टारगेट ऑडियंस होता है जनरली आपके यंग गर्ल्स, और इसका जनरल जो डायरेक्शन होता है उसमें रहता है रोमांस एंड इमोशन एंड ब्यूटी, राइट। जैसे हो गया आपका फ्रूट बास्केट या फिर सेलर मून। और अगर हम थर्ड की बात करेंगे वो है सेनेन। इसकी टारगेटेड ऑडियंस होती है हम जैसे एडल्ट में। ये टैकल करती है कॉम्प्लेक्स थीम से, वायलेंस और ग्रे मोरालिटी से। जैसे टॉप 3 मांगास हम बात करेंगे तो बर्ज़र्क, वेगाबॉन्ड और विनलैंड सागा। और चौथे की बात करेंगे तो वो है जोसेफ, जो टारगेट करता है एडल्ट वुमन को। उसमें लाइफ स्ट्रगल्स की बात होती है, रियलिस्टिक रोमांस की बात होती है। जैसे तो फेमस मांगा नाना और एक एनिमे है सागी ड्रॉप्स। मतलब शोनेन में तुम्हारा इनर चाइल्ड सेलिब्रेट करता है और सेनेन में तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और मिड लाइफ क्राइसिस फेस करता है। वैसे दुनिया भर में शोनेन सबसे पॉपुलर जॉनर है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू ऑरिकन रिपोर्ट 2023 जो टॉप 20 सेलिंग मांगास है वर्ल्ड वाइड, उसमें से 15 शोनेन कैटेगरी की ही है। जैसे वन पीस ने 500+ मिलियन कॉपीज बेचे हैं अब तक, और डीमन स्लेयर ने 2020 में सिर्फ एक ही साल में 82 मिलियन कॉपीज का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और भाई अब सीन चेंज हो चुका है। नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल के डेटा के हिसाब से 2022 एंड 23 में सेनेन की व्यूअरशिप 60% इंक्रीज हुई है। जैसे शोज लाइक टोक्यो रिवेंजर्स एंड विनलैंड सागा। और जोसे का एनिमे फैन बेस भी ग्रो कर रहा है, स्पेशली बिटवीन फीमेल्स रेंजिंग बिटवीन 18 to 28। मतलब आप शोनेन के चक्कर में मत फंसे रहो, योर सोल जॉनर कैन बी एनीथिंग। तो तुम जॉनर कैसे चूज करोगे? सिंपल है मेरे भाई। अगर तुम्हारा स्टाइल है नेवर गिव अप, एक्शन पैक फाइट और रोमांस, सिंपल शोनेन इज योर जैम माय मैन। और अगर तुम इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ड्रीमी लव स्टोरीज में खुद को खो देते हो तो शोजो चूज करो मेरे यार। अगर तुम्हें फिलोसॉफिकल स्ट्रगल्स, डार्क रियलिटी या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स एक्साइट करते हैं तो सेनेन परफेक्ट है भाई। और अगर तुम स्लाइस ऑफ लाइफ रियलिज्म, मैच्योर रिलेशनशिप और सटल इमोशंस में बिलीव करते हो तो जोसेफ बेस्ट फिट करेगा। तो बस याद रखना, कोई भी जॉनर लड़का या लड़की के लिए नहीं होता। तुम शोजो देख के भी बॉस बन सकते हो और शिनेन देख के तुमको रोना भी आ सकता है। बोनस राउंड, अगर देखना चाहते हो कुछ अंडररेटेड और जॉनर डिफाइनिंग एनिमेस तो ये ट्राई करो। शोनेन का हिडन जेम हंटर हंटर, डीपर देन एन एवरेज बैटल एनिमे। शोजो हिडन जेम आओहरुराई, सिंपल, इमोशनल, नो मेलोड्रामा। सेनेन हिडन जेम अर्गो प्रॉक्सी, where science meets philosophy. जोसेफ हिडन जेम शोवा गेंरोकु राकुगो शिंजू, आर्ट, पेन एंड ट्रेडिशन इन प्योरेस्ट फॉर्म। और भाई अपनी जॉनर का कंफर्ट जोन तोड़ने का मजा ही अलग है। ट्रस्ट अस, इन हिडन जेम से तुम्हारा एनिमे का लव लेवल अप होने वाला है। तो दोस्तों, पॉइंट सिंपल है, एनिमे का मजा आपको तभी पूरा फील होगा जब आप अपना राइट जॉनर को ढूंढोगे। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 एनिमे लेजेंड्स के बारे में जो अगर आपने ना देखी तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं है। और हाँ, इस बार हमने देखा है एमएल रेटिंग से ज़्यादा एन इम्पैक्ट कल्चर लेगेसी, और ये शो जो इंडिया में एनिमे फैंडम का हार्ट बीट बन चुके हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है, यहाँ पे जो बैंगर्स की ऑर्डर है वो नॉन निगोशिएबल। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 10 पे है कागुया-sama लव इज वॉर। रिलीज डेट है 2019, एपिसोड्स आर 37 और इसका एक मूवी रिलीज हुआ है। मैल स्कोर है 8.93। जॉनर इज रोमांस, कॉमेडी, साइकोलॉजिकल। स्टोरी लाइन, 2 जूनियर स्टूडेंट एक दूसरे से प्यार करते हैं पर दोनों चाहते हैं कि पहले कन्फेशन दूसरा वाला करे। व्हाई इज दिस एपिक?
रोमांस प्लस ब्रेन गेम्स प्लस इमोशनल डेप्थ। इससे स्मार्टर और फनियर लव स्टोरी तुमने नहीं देखी होगी। Number 9, we have the new and upcoming show Jujutsu Kaisen. It was released at 2020. It has more than 47 episodes. ML score इसका 9+ है और genre इसका action, supernatural और dark fantasy है। Story line में इसमें है the main character is a cursed teen who becomes the vessel of the most dangerous cursed spirit and ends up fighting the darkest side of humanity. So why it's epic? Modern shonen perfection, Bojo versus Toji, Sukuna versus everyone. The fights are pure animation flex. अब नंबर 8 पे है ब्लीच। रिलीज हुआ 2004, एपिसोड्स मोर देन 390, मैल स्कोर इज 8.93 जो कि 1000 ईयर ब्लड वॉर से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जॉनर एक्शन, सुपरनैचुरल, फैंटेसी। स्टोरी लाइन ये है कि एक टीनेजर एक्सीडेंटली सोल रिपर बन जाता है और फिर एक ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस जाता है जो उसकी आइडेंटिटी तक बदल देती है। Why is it epic? पहले नॉस्टैल्जिया, अब मॉडर्न एनिमेशन का स्टॉर्म। ब्लीच ने दिखाया what it means to fall, then rise and then dominate. And at number 7, we have everybody's first anime love, Naruto and Naruto Shippuden. It was released in 2002. Episodes are there 720. ML score है इसका 8.10. Genre है action, adventure, ninja. Story है एक orphan ninja जिसकी कोई नहीं मानता बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर with pain, love and perseverance. Why it's epic? ये सिर्फ एक anime नहीं, ये generation का emotion है. Pain arc, Itachi, Jiraiya, Final War, Goosebumps guaranteed है। भाई नरूटो और ब्लीच ने तो इंडिया में फेमस कर दिया है एनिमे, लेकिन अब हम उन शोज की बात करेंगे जिनने एमएल पे लेजेंड स्टेटस अचीव किया है। Let's enter the elite territory. Number 6 पे है the funniest anime ever, Gintama. Release date 2006, episodes 367 से भी ज़्यादा, मैल स्कोर है 8.94, genre कॉमेडी, एक्शन, सामुराई, साई-फाई। स्टोरी लाइन एक एलियन इन्वेजन जो एडो जापान में होता है, एक लेजी समुराई और दुनिया के सबसे हिलेरियस, इमोशनल और इंसेन कैरेक्टर्स। ये एपिक क्यों है? जब तुम हंसोगे तो पेट दुख जाएगा और जब तुम रोओगे तो आंखों से सुनामी। नो एनिमे डज टोन शिफ्ट्स बेटर। At number 5, we have Steins Gate. Release date 2011, episode 24, ML score 9.08, genre sci-fi and thriller, storyline एक मैथ साइंटिस्ट एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल का रास्ता खोल देता है पर हर डिसीजन एक हॉरिफाइंग डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। Why it's epic? स्टोरी लाइन इतनी टाइट है, ट्विस्ट इतने रॉ, तुम्हारा ब्रेन सेल्स और इमोशन दोनों फ्राई हो जाएंगे। और नंबर 4 पे है वन ऑफ द बेस्ट शोनेन्स, हंटर हंटर। रिलीज डेट 2011, एपिसोड्स 148, मैल स्कोर 9.05, जॉनर एडवेंचर, फैंटेसी, शोनेन। स्टोरी लाइन एक लड़का अपने मिसिंग फादर की तलाश में हंटर बन जाता है और उसका जर्नी बन जाता है एक स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजिक बैटल। व्हाई इज इट एपिक? नेन सिस्टम, काइमेरा एंड आर्क, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज। ये एनिमे हर एज ग्रुप को कुछ ना कुछ नया सिखाता है। And at number 3, we have the best action adventure story ever told, One Piece. It was released at 1999. It has more than 1100 episodes. ML score 9.10. Genre है adventure, action, fantasy. इसकी स्टोरी लाइन है a boy sets out to become the future pirate king. और हर आइलैंड उसे एक नया सीक्रेट, नया इमोशन सिखाता है। Why it's epic? वर्ल्ड बिल्डिंग का बाप, लोर, ब्रदरहुड, पावर। यह एनिमे आपको 1000+ एपिसोड्स तक हुक्ड रखता है। और नंबर 2 पे है द इमोशनल एपिक फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। रिलीज डेट 2009, एपिसोड्स 64, मैल स्कोर 9.12, जॉनर एक्शन, फैंटेसी, ड्रामा। स्टोरी लाइन two brothers try to fix a forbidden mistake by facing gods, war and their own guilt. Why is it epic? ये एनिमे हर इमोशन को अल्केमी की तरह बैलेंस करता है। फिलॉसफी, ब्रदरहुड, सैक्रिफाइस, रिडेम्पशन, इट्स परफेक्ट।
And at number 1, we have a new anime which dethroned the previous king, FMAB, Frieren Beyond Journey's End. It was released at 2023, episodes 28. ML scored the highest ever 9.15. Genre: fantasy drama slice of life. Storyline: after the defeat of Demon King, the elven mage Frieren begins a slow journey to understand what her mortal companions meant to her. As decades pass, she grapples with time, memory, and the silent weight of goodbye. Why it's epic? ये एनिमे वक्त और यादों को इतनी खामोशी से एक्सप्लोर करता है कि दिल पे उतर आता है. It's not about battles, it's about what happens after the story ends. Quite poetic and soul-touching. Frieren is a beautiful meditation on grief, healing, and the meaning of connection. फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का रेटिंग 2.9 मिलियन यूजर्स ने वोट किया है. इतना ज्यादा फैंडम लव बहुत ही कम एनिमेस को मिलता है. हंटर हंटर के एमएल रिव्यूज ज़्यादातर ये मेंशन करते हैं कि कैसे इस एनिमे ने मेरी लाइफ बदल. और स्टाइन्स गेट, इसके तो रियल लाइफ सन एक्सपेरिमेंट्स और r/गेमिंग थ्योरी से काफ़ी इन्फ्लुएंस है. वहीं वन पीस ने तो काफी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. द मोस्ट कॉपीज पब्लिश्ड फॉर द सेम कॉमिक सीरीज बाय अ सिंगल ऑथर. मोर देन 500 मिलियन कॉपीज सोल्ड वर्ल्ड वाइड. तो अगर आप कंफ्यूज हो क्या देखना चाहते हो तो ट्रस्ट द डेटा और योर व्हाट. अगर इमोशनल हो तो फ्रीरेन या नारुतो देखो. और अगर इंटेंस थ्रिल चाहिए तो ब्लीच या फिर स्टाइन्स गेट. अगर कंप्लीट पैकेज चाहिए तो एफएमए ब्रदरहुड या वन पीस. ये लिस्ट सिर्फ नंबर्स नहीं बताती, ये बताती है कि एनिमे फैंस एक्चुअली बहुत इमोशनल और इंटेलिजेंट होते हैं. वो स्टोरीज और कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत डीपली फील करते हैं और इसीलिए ये एनिमेस बहुत टॉप पे है. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक नई चीज की, जिसको बोलते हैं इसेकाई वर्ल्ड. क्यों ना हम अपनी बोरिंग जिंदगी छोड़ के एक नई वर्ल्ड में चले, हाँ, जहां सोर्ड्स हो, मैजिक हो, मॉन्स्टर हो, लेकिन कोई बिल्स नहीं. सुनने में ड्रीम लग रहा है ना? लेकिन पर एक सवाल है, क्या हम रियली इन इसेकाई वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं? चलो आज हम इन फैंटेसी वर्ल्ड का सीक्रेट खोलते हैं. इसेकाई का जापानीज मतलब है अनदर वर्ल्ड. इस जॉनर में एक्चुअली कैरेक्टर अपने वर्ल्ड से एक दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है. और ये जॉनर पूरा एक्सप्लोर हो चुका है. (2023) में 30 से ज्यादा इसेकाई नए एनिमे आए. दिस इज मोर देन डबल द नंबर ऑफ 2015. और एमएल के टॉप ट्रेंडिंग जॉनर्स में 3 इसेकाई टाइटल्स रेगुलरली फीचर करते रहते हैं, जैसे रीज़ीरो, द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम और जॉबलेस रीइंकार्नेशन. ऑफिस, रेंट्स, ब्रेकअप, ट्रैफिक, कभी कभार रियल लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि हम कभी कभार फैंटेसी वर्ल्ड में अपना एस्केप ढूंढते हैं. और इसेकाई एग्जैक्टली यही दिखाता है. एक नॉर्मल इंसान का हीरो बन जाना, एक लूजर नीट का ड्रैगन स्लेयर बन जाना, राइट? बढ़िया. क्रंचीरोल के डेटा के हिसाब से इसेकाई व्यूअरशिप 180% ग्रो हो गई है बिटवीन द ईयर 2018-2023. इंडिया में भी मुशोकु टेंसेई और नो गेम नो लाइफ टॉप 5 इसेकाई एनिमेस में आते हैं. अब एक ट्विस्ट सुनो. इसेकाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है. हमारे इंडियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में इसके काफी एग्जांपल्स मिलते हैं. जैसे एग्जांपल 1, महाभारत. अर्जुना's विराट यात्रा. अर्जुना ने एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी लिया, okay? एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर किया जहां पे उसका ओरिजिनल रूप छुपा हुआ था. जस्ट लाइक शील्ड हीरो नाओफुमी, ठीक है? सो दिस गाय वाज नोन एज द ट्रेटर इन द इसेकाई वर्ल्ड. ऐसे तो मेरे पे भी एक एग्जांपल है, जैसे भगवद गीता का कृष्णा शोइंग द विराट स्वरूप. वो एक हायर डायमेंशनल एक्सपीरियंस था. अर्जुना गॉट एक्सपोज्ड टू अ डिवाइन प्लेन बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस. जैसे अगर हम एनिमे में बात करेंगे, इट फील्स लाइक द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का गॉड रेन. करेक्ट. वैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे रामायण, व्हेन राम विजिटेड लंका. ओके, ही इज गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस. लेट मी टेल यू. जैसे राम जी के कैरेक्टर के बारे में सोच. एक फेमिलियर देश से एक डिमोनिक प्लेन में जाके वॉर करना, लंका जैसे, राइट? जस्ट लाइक ओवरलॉर्ड एंटरिंग अ डार्क आरपीजी प्लेन टू डोमिनेट. या करेक्ट. और भाई इस फैंटेसी के पीछे भी बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है. सोचो आपकी बोरिंग जॉब गई, लेकिन अब हर एक मॉन्स्टर है आपके हर एक कोने पे. ना तुम्हारे
हेल्थ केयर है, ना कोई रिफंड की पॉलिसी है। हाँ मतलब तुम्हारे पास पावर्स तो है, लेकिन तुम रीज़ीरो के सुबरू की तरह बार बार मरना थोड़ी चाहोगे। भाई जापान में जो 18 से 25 साल के बंदे होते हैं ना, वो 45% जो उनमें से एनिमे फैंस हैं, वो इसेकाई को एस्केप रियलिटी समझते हैं अपनी। लेकिन जब ऑल्टरनेट वर्ल्ड में भी आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स चेस करेगी, तब आपकी लाइफ इसेकाई में भी बस एक बैटलफील्ड बन के ही रह जाएगी, राइट? भाई मेरे को ये इसेकाई का टॉपिक तो बहुत बढ़िया लगा। सोचो अगर हम इंडिया में बनाएंगे तो कैसा होगा। सोचो एक बैंगलोर का कोड है, महाभारत इंस्पायर्ड रेल में टेलीपोर्ट हो जाए। अब उसका वेपन है ये एक लैपटॉप, जो उसका एक मैजिक वेपन बन जाएगा वहाँ के हिसाब से। और हर न्यू टाउन में, ठीक है, वो अपना सिस्टम अपग्रेड करते हुए एक्सपीस कमा रहा है। एंड एवरी कॉर्नर ही इज फाइटिंग बग डीमंस और कॉर्पोरेट ओवरलॉर्ड्स। भाई नेटफ्लिक्स रेडी हो जाओ। पर भाई ये सोलो लेवलिंग का कॉपी का आइडिया बड़ा घटिया है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप बताइए आपके लिए क्या आइडियल इसेकाई वर्ल्ड है? फार्म लाइफ, मेडिवल किंगडम या फिर साईफाई यूटोपिया? बट हाउ आई अंडरस्टैंड दिस इज, इसेकाई सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये हमारी अंदर की एक विश है कि हम अपनी लाइफ खुद लिखें। वाह। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत वियर्ड टॉपिक के बारे में। कौन सा? मानो एनिमे और इंडियन कल्चर, इनका एक कॉम्बिनेशन। इतना बड़ा डीप टॉपिक, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। करेक्ट। क्या ये मैच पॉसिबल है या फिर ये एक फैंटेसी है? भाई दोनों तो एकदम अपोजिट पोल्स के लगते हैं। जापान का एक है आर्टिस्टिक एक्सप्लोजन और एक है भारत की एंशिएंट सोल। लेकिन और जब दोनों मिल सकते हैं ना, तो कुछ मैजिकल क्रिएट हो सकता है। एनिमे शोज जैसे डीमन स्लेयर और नारुतो में जो इमोशंस दिखाए गए हैं, फैमिली, लॉयल्टी, सैक्रिफाइस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब अधिकतर इंडियन एपिक्स में भी दिखाई देते हैं। यार बचपन में तो हमने रामायण और महाभारत को देख के, लेकिन अब हमने नारुतो देखी थी, जो एक ऑर्फन बॉय की स्टोरी थी। ये आपको राम जी और अर्जुन जैसी स्टोरी आइकन्स की तरह नहीं लगती? फ्यू रिसर्च डेटा के हिसाब से इंडिया में 78% लोग माइथोलॉजी बेस्ड स्टोरी लाइंस को सबसे ज्यादा रिलेटेबल मानते हैं। इमेजिन क्या होगा अगर हम वो स्टोरीज को एनिमे के विजुअल्स में देखें। Let's go deeper, guys. Anime themes like karma, reincarnation, duty, dharma are core principles of our Hindu scriptures. डेथ नोट में कीरा का गॉड कॉम्प्लेक्स साउंड सिमिलर, जैसे रामायण में रावण का और महाभारत में दुर्योधन का फ्लॉड एम्बिशंस। According to Crunchyroll survey in 2023, India में over 62% Indians feel like anime is philosophical, spiritual and culturally rich. मतलब कनेक्शन ऑलरेडी बन रहा है, हमें बस उसे हाईलाइट करना है। एपिक्स का तो समझ में है, लेकिन अब मैं एक और चीज सोच रहा था। सोचिए तो एनिमे और बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है? बाहुबली वर्सेस अटैक ऑन टाइटंस, दोनों में एपिक स्केल्स, लॉस्ट रॉयल्टी, रिवेंज और जायंट बैटल्स। जायंट बैटल। भाई वैसे तो स्वदेश और सिल्वर स्पून में भी एक सिमिलरिटी है। सोचो एक आउटसाइडर जो रूरल विलेज में जाके उनकी प्रॉब्लम समझता है, फिर उसमें चेंज लाता है इमोशनली और स्पिरिचुअली। एक और है तुम भारत और मेड इन एबिस, जहाँ पे डार्क मिथोलॉजिकल हॉरर, ग्रीड और सीक्रेट्स सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई इन सब एग्जांपल से तो लगता है हम ये सारे एनिमे स्टाइल नैरेटिव्स पहले ही देख चुके हैं, बस फॉर्मेट अलग था इनका। वैसे इंडिया ने भी ट्राई किया एनिमेटेड स्टाइल शोज बनाने का, जैसे शक्तिमान एनिमेटेड, छोटा भीम। ये सब जो एग्जांपल्स दिए, इनमें प्रॉब्लम है भाई। जैसे कि इनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी डाइल्यूटेड है, एनिमेशन की क्वालिटी लिमिटेड है, प्लान और डेप्थ तो मिसिंग है, और टारगेट ऑडियंस 10 साल के बच्चों के पास की है। एक्चुअली ठीक बोला। हमको चाहिए बोल्ड क्रिएटर्स जो जापान से सीखे लेकिन भारत का दिल रखे। ऐसे नैरेटिव्स जो अर्जुना जैसे हीरो को तो दिखाए बट स्टूडियो मापा क्वालिटी। वैसे तो कुछ एनिमे क्रिएटर्स ने इंडिया को ऑलरेडी अपना इंस्पिरेशन ले रखा है, जैसे भाई जैसे नारुतो में इंद्र और असुरा, इट इज बेस्ड ऑन आवर इंडियन माइथोलॉजीज देवास एंड असुरास। वैसे ही अन्नपूर्णा और गणेशा डोरेमोन की मूवी में डायरेक्टली इंडियन गॉड्स का एनिमे में कैमियो हो गया। वैसे ही अग्नि फ्रॉम ब्लैक क्लोवर, ही इज अ फायर मैजिक यूजर whose name is directly derived from Vedic Indian deity. Okay, now picture this. एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जहाँ पे कल की अवतार आते हैं एज एन AI रोबोट, और सेटिंग एकदम कलयुग भारत की। या एक सीरीज जहाँ असुरास का मॉडर्न वर्जन होता है ग्लोबल टेक विलेंस, और 3 देसी मिसफिट टीम्स एक एंशिएंट चक्र के पावर से उनको हराते हैं। भाई नेटफ्लिक्स और मापा, प्लीज टेक आवर मनी। एनिमे और इंडियन कल्चर दोनों ही डीप लेयर्ड और इमोशनल फॉर्मेट है, तो उनका फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं, इनएविटेबल है।
भाई हमें चाहिए देसी क्रिएटर जो एनिमे का फॉर्मेट अडॉप्ट करे और हमारे भारत की स्टोरीज को ग्लोबल लेवल पे ले आए, बट इन एनिमे स्टाइल। तो दोस्तों, आप बताओ, आपको कौन सा इंडियन मिथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एनिमे स्टाइल देखना है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या कर रहा है? अरे भाई यार, मैं एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पूरा कंफ्यूज हूँ। कहाँ स्टार्ट करूँ, क्या जॉनरा चूज करूँ और क्या सबसे पहले पिक करूँ। ठीक है, टेंशन मत ले। मैं तेरे को 3 स्टेप बता, वो Step? 3 स्टेप तू फॉलो करेगा, तेरी एनिमे की जर्नी बहुत एपिक होने वाली है। और आज का एपिसोड इसी बारे में है। Today's episode is about new anime watchers, the ultimate 3-step guide. सबसे पहला स्टेप, अपने टेस्ट के हिसाब से जॉनरा चूज करो। यही तुम्हारा एनिमे एक्सपीरियंस बनाएगा या बिगाड़ेगा। एक्शन लवर, स्टार्ट विद नारुतो या फिर डीमन स्लेयर। रोमांस या इमोशंस चाहिए, ट्राई होरिमिया या फिर योर नेम। कॉमेडी और टाइम पास, वॉच स्पाई फैमिली या फिर वन पंच मैन। दोनों ही हंसा हंसा के मार डालेंगे। डीप थिंकर्स, स्टार्ट विद डेथ नोट या इरेज्ड। एडवेंचर चाहिए, ट्राई हंटर हंटर या फिर मेड इन अबिस। बात यह है कि अगर गलत जॉनर से शुरू किया तो एनिमे बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर सही जॉनर से चालू किया तो एनिमे बिंज करते रह जाओगे। भाई जॉनर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर मूड। पहले खुद से पूछो किस मूड में हो, फिर एनिमे सिलेक्ट कर लो। चलिए ये जानते हैं कि एनिमे देखना कहाँ है। लेट्स अप्रोच द लीगल सेंस। बेस्ट क्वालिटी, फुल सबटाइटल्स और कोई वायरस वाले पॉपअप्स भी नहीं आएंगे। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉप पेड प्लस क्लीन एनिमे प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। नेटफ्लिक्स, टॉप टियर कलेक्शन लाइक डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, बाकी, और ये सब हिंदी डब्स में भी अवेलेबल है। क्रंचीरोल इंडिया, 100% एनिमे फोकस्ड, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, माय हीरो एकेडेमिया. This is used for fast uploads and clean UI. Amazon Prime Video, hidden gems like Vinland Saga, Banana Fish, Hindi dubs on selected titles. Again, Disney Plus Hotstar या फिर Jio Cinema. Anime like Tokyo Revengers in Hindi dub, Summertime Rendering. Jio TV, live anime via animation channels, basic है, but good for casual viewing. नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल तो बिगिनर के लिए बेस्ट है। इजी एक्सेस, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल वर्नाकुलर्स भी अवेलेबल है सबके लिए। करेक्ट। और जियो सिनेमा और जियो टीवी भी स्लोली इसी स्पेस में आ रही है, स्पेशली फॉर द हिंदी व्यूअर्स। भाई लीगल देखो और चिल रहो, और एचडी, नो एड्स, नो गिल्ट। नाउ स्टेप 3, एनिमे की दुनिया बहुत बड़ी है, इधर हजारों टाइटल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वन पीस से शुरू करो। अगर तुम बिगिनर हो तो ऐसे एनिमे से शुरुआत करो जो शॉर्ट भी हो, कंप्लीट भी हो और फेमस भी हो। डेथ नोट, 37 एपिसोड्स, लेजेंडरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इजी टू बिंज, इसका मैल स्कोर 9। इरेज्ड, 12 एपिसोड्स का एनिमे है, टाइम ट्रैवल प्लस इमोशनल मिस्ट्री, सबको हिट करता है, फास्ट पेस्ड एंड इमोशनल। अनोहाना, द फ्लावर वी सॉ दैट डे, 11 एपिसोड का है, प्योर इमोशन। अगर रोना है तो ये परफेक्ट है। टीवी फ्लोरेट्स आई, एआई प्लस म्यूजिक प्लस एक्शन इक्वल्स टू अंडररेटेड जैन। फास्ट, ब्यूटीफुल, डीप। मेरे को तो अभी भी नहीं समझ आता ये इतना अंडररेटेड कैसे है। नेक्स्ट, चेनसॉ मैन, 12 एपिसोड एक सीजन में है। मॉडर्न सेंसेशन, कोर प्लस केओस प्लस किलर एनिमेशन, इजी एंट्री टू सेनेन गेम। बोनस ऑप्शन, स्टाइन्स गेट, 24 एपिसोड्स, थोड़ा हैवी है लेकिन साइफाई लवर्स के लिए परफेक्ट है। भाई ये सब जो एनिमे की बात करी, ये सारे 50 एपिसोड के अंदर है, यानी शॉर्ट भी, आइकॉनिक भी। सो पिक एनी फ्रॉम द लिस्ट, और भाई फुल गारंटी है कि तुम्हारा एनिमे जर्नी फुल पावर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम बोनस टिप्स। टिप 1, ओपनिंग और एंडिंग कभी स्किप मत करो, चाहे एक बार हो लेकिन उसको देख लिया करो, वो वाइब और मूड सेट करता है। टिप नंबर 2, द 3 एपिसोड रूल। कोई भी एनिमे 3 एपिसोड तक देख लो, पसंद आए तो कंटिन्यू वॉचिंग, नहीं आया ड्रॉप कर दो। टिप नंबर 3, कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाओ, रेडिट, डिस्कॉर्ड या फिर कमेंट सेक्शन, यहीं पे एनिमे वाली दोस्ती बनती है। टिप नंबर 4, सब या डब,
तुम्हारी चॉइस, और गेट कीपिंग को इग्नोर करो। जो पसंद आए उस तरीके से देखो। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ हिडन जेम्स को लेकर। हर बार नारुतो, जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर ये सुन के लोग बोर हो गए हैं। असल बात ये है कि कुछ एनिमे ऐसे है जो बिना हाइप किए भी गोट होती है। और आज हम लाए हैं 5 ऐसे अंडररेटेड एनिमे जो तुमने देखे क्या सुने भी नहीं होंगे, और ये तुम्हारे एनिमे देखने का तरीका पूरा बदल देंगे। और ये वो शोज है जो हाइप के लिए नहीं, दिल दिमाग दोनों के लिए बना हुआ है। 5 हिडन एनिमे मास्टरपीसेस, डीप कट्स जो आपको जरूर देखना चाहिए। भाई, हर एक के एनिमे लिस्ट में वही मेन स्ट्रीम नाम रहता है, लेकिन असली मजा तो शैडोज में है। क्या तुमने कभी वो शोज देखे हैं जो बिना कोई नॉइस किए तुमको तोड़ती भी है और जोड़ती भी है, जहां स्टोरी तो सिंपल होती है लेकिन इम्पैक्ट टाइमलेस होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना हिडन जेम्स की जर्नी, और इसमें पहला नाम है वर्ल्ड ट्रिगर। एक ऐसा एनिमे जहां बैटल्स सिर्फ पावर से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। बॉर्डर नाम की ऑर्गेनाइजेशन और नेबर्स नाम के अदर डिमेंशनल बीइंग्स से फाइट करते हुए हर कैरेक्टर अपनी यूनिक एबिलिटी और स्ट्रैटेजी का यूज करता है। इसका जॉनर है साई-फाई, टीम बैटल, स्ट्रैटेजी। एमएल स्कोर 7.6। क्यों देखना चाहिए? स्किल्स ओवर स्ट्रेंथ, और ओसामू जैसा नॉन पावरफुल एमसी भी लीड करता है विद प्योर लॉजिक एंड स्ट्रैटेजी। भाई, ये शो बताता है सुपर पावर से ज्यादा जरूरी होता है टीम वर्क और काम डिसीजन मेकिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड हिडन जेम, रिमगार, एशेस एंड इल्यूजन्स। ये शो स्टार्ट होता है जैसे टिपिकल इसेकाई, याद खोना, नए वर्ल्ड में उठना, बट फिर फील होता है ये सब ड्रीम नहीं, ये एक स्लो बर्न सर्वाइवल स्टोरी है। यहाँ एनिमीज जो कि मॉन्स्टर्स हैं, उन्हें भी मारना सेलिब्रेशन नहीं, गिल्ट बन जाता है। इसका जॉनर है इसेकाई सर्वाइवल स्लाइस ऑफ लाइफ। एमएल स्कोर इसका 7.65। क्यों देखना चाहिए? इसकी एनिमेशन इज लाइक मूविंग आर्ट। डेथ एंड ग्रीफ को रियल वेट दिया गया है। और इस एनिमे में कोई भी कैरेक्टर के डेथ के बाद बाकी कैरेक्टर्स जैसे कोलैप्स होते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ फैंटेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस फीलिंग्स को दिया गया है। अब हमारा तीसरा नाम है मुशिशी। मुशिशी एक एपिसोडिक एनिमे है, बट हर एपिसोड एक मेटाफोर है। मुशीज आर नॉट इविल मॉन्स्टर्स, वो नेचर के लिए इनविजिबल फेनोमेना है। गिंको जो इन्हें समझाता है, हर एपिसोड में किसी की लाइफ चेंज करता है बिना फाइट किए। इसका जॉनर है सुपरनैचुरल मिस्ट्री एपिसोडिक। मैल स्कोर 8.68। और ये क्यों देखना चाहिए? स्पिरिचुअली हीलिंग एक्सपीरियंस, विजुअल स्टोरी टेलिंग विद डीप साइलेंस एंड सेरेनिटी। भाई, इसके हर एक एपिसोड में ऐसा लगता है कि जिंदगी आपको हर एक नए एंगल से समझ रही है। इट्स अ सोल क्लेंजर टाइप एनिमे। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज कातानागातारी, 12 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की क्वेस्ट। शिचिका जो खुद एक ह्यूमन वेपन है, उसकी जर्नी है ये। लेकिन हर स्वॉर्ड सिर्फ एक वेपन नहीं, एक आइडिया है। शो का स्टाइल सिंपल लगता है, पर स्टोरी में शार्प डायलॉग्स और बिग ट्विस्ट हैं। जॉनरा इसका है हिस्टोरिकल एक्शन और डायलॉग हैवी। एमएल स्कोर 8.37। क्यों देखना चाहिए? भाई, 12 एपिसोड और 12 मूवी लेवल क्वालिटी है। एक रेयर एनिमे जहां एक्शन और फिलॉसफी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कातानागातारी में हर एक ब्लेड एक जिंदगी का लेसन है, और उस लेसन का एक प्राइस भरना पड़ता है। The final on the list is March comes in like a lion. ले किरीमिया एक शोगी ब्रॉड है ये, पर अंदर से completely shattered। शो दिखाता है उसका स्ट्रगल विद लोनलीनेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा और हीलिंग थ्रू द कावामोटो's फैमिलीज लव। जॉनरा है इसका स्लाइस ऑफ लाइफ एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा। एमएल स्कोर 8.42। क्यों देखना चाहिए? रियल डिपिक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, सॉफ्ट पेसिंग बट हार्ड हिटिंग फील्स। मार्च एक्चुअली एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी असली जीत होती है सिर्फ सरवाइव कर पाना। ये सब शोज तुमसे लाउड बात नहीं करेंगे, लेकिन जो खामोशी में बात होती है वो ज्यादा गहरी होती है। और अगर तुम सिर्फ फाइट सीक्वेंसेस के लिए एनिमे देखते हो, ये शोज तुम्हारी नजरिया बदलने वाले। आज के एपिसोड का डिस्कशन होगा थोड़ा सा डिफरेंट। व्हाट इफ यू गेट टू लिव योर फेवरेट शोनेन हीरोज लाइफ? शोनेन हीरोज लाइक नारुतो, लूफी, डेकू एंड गोकू, इनकी कहानियां हमको जीना सिखाते हैं।
बट रियल सवाल ये है कि क्या आप इनकी जिंदगी जीना चाहोगे? भाई ये शोनेन हीरोज की लाइफ तो बहुत टफ है। हर दिन ट्रेनिंग, हर वक्त एक नया विलेन, और कभी कभार तो अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट भी लड़ना पड़ जाता है। ये सिर्फ एनिमे नहीं, ये एक इम्पॉसिबल सैक्रिफाइस का टेस्ट है। तो हम ये पूछते हैं, क्या शोनेन जिंदगी जीने लायक है या सिर्फ दिखाने लायक? शोनेन हीरोज की दुनिया में सब कुछ बड़ा होता है। बड़े दुश्मन, बड़ा दुख, बड़े ड्रीम, और कभी कभार खुद से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस। और इसीलिए शोनेन वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम्ड कैटेगरी है। अकॉर्डिंग टू ओरिगन रिपोर्ट, टॉप 20 मांगा में 15 शोनेन ही होते हैं। नारुतो और वन पीस ने ग्लोबली 500 मिलियन कॉपीज बेचे हैं। मतलब इमोशन सेल होता है और सैक्रिफाइसेस भी सेल होती है। मैं जब नरूटो देख रहा था ना, मुझे भी लग रहा था कि मेरे को इसके जैसा बनना है। लेकिन जब मैंने उसकी जर्नी देखी, देखा उसने क्या क्या खोया, फिर मेरे को पता चला हीरो की जर्नी इजी नहीं, लोनली होती है। और एक बात, शोनेन हीरोज जैसे गोकू, हमेशा वो दुनिया बचाता हुआ दिखता है, बट क्या उसके अपने लाइफ में पीस है? पहले उसने बचपन में अपने दादा को खो दिया, उसके बाद जिंदगी के हर एक फाइट में he has lost a little bit of himself. ऐसे तो भाई लूफी भी हमेशा हंसता रहता है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एस की डेथ, साबो का लॉस और एक एंडलेस जर्नी है। हर एक आइलैंड पे एक नया ड्रॉप हाउस के लिए। देख, शोनेन हीरोज हमको हमेशा कहते हैं नेवर गिव अप, प्रोटेक्ट योर नाकामा एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, बट कभी ये पूछा है कि किस प्राइस पे? अगर तुमको एक शोनेन प्रोटैगनिस्ट बनने का चांस मिले, क्या तुम रेडी हो हर रात बिना कोई गारंटी के लड़ने के लिए, या फिर अपने दोस्तों को खो देने के लिए, या फिर हर जीत के बाद गिल्ट में जीने के लिए? ये जो शोनेन के ट्रोप्स है, लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और धर्म, ये सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं है, इनके रूट्स इंडिया में भी है। जैसे रामायण के राम हो या महाभारत के अर्जुन, दोनों ने अपना पर्सनल सुख छोड़ के धर्म को चुना। जैसे नरूटो ने होकागे बनने के लिए अपना पूरा बचपन दे दिया। करेक्ट। 2023 का क्रंचीरोल इंडिया सर्वे में 78% इंडियंस ने बोला कि उनको एनिमे स्पिरिचुअली और कल्चरली डीप लगता है, और इनमें से मैक्सिमम शोनेन ही देखते। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि शोनेन हीरोज आर इंडियन एट हार्ट? भाई, जो पाथ उन्होंने चुना है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन उनका जज्बा पूरे भारत के डीएनए में लिखा गया है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अगर मैं आपसे यही पूछूं, अगर आपको ये शोनेन हीरोज की लाइफ जीने का मौका मिले, क्या आप जीना चाहोगे? हीरो बनना आसान नहीं है, और यही बात शोनेन एनीमे बार बार दिखाता है। इट्स इंस्पायरिंग बट इट्स ट्रैजिक। और अगर आपको किसी शोनेन हीरो की जिंदगी जीनी होती तो आप किसकी चूज करते? गोकू, नरूटो, लूफी या कोई और? तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनिमे हीरोज के डार्क साइड के बारे में। कभी कभी हमने देखा है कि एनिमे हीरोज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। उनके कुछ चॉइसेस देख के हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो विलन मूव था। ऐसे तो वैसे शोज में दिखाया है, जैसे लाइट यागामी, वो दुनिया में ईवल खत्म करना चाहता था, लेकिन वो खुद ही एक गॉड बन गया। उनको पूरा वो गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया। और वैसे ही ललूश, वो हीरो था या मैनिपुलेटर? तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एनिमे हीरोज के उन डिसीजंस के बारे में जो ना ब्लैक था ना व्हाइट था, बल्कि ग्रे था। और हम पूछेंगे कि क्या वो रास्ता गलत था या फिर इट वाज अ टेस्ट ऑफ टाइम। और आप बताओ, आपको कौन सा एनिमे हीरो मॉरली ग्रे लगता है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लाइट यागामी। ये एक टॉपर लड़का था जिसे डेथ नोट मिल गई, और ऐसा लगता था पहले कि ही इज द चोजन वन, ये दुनिया से क्राइम को हटा देगा। लेकिन फिर वो एल को मार देता है। स्पॉइलर अलर्ट। अपने दोस्तों को भी यूज करता है, अपने पापा को भी मैनिपुलेट करता है। तो क्या वो सच्ची में जस्टिस चाह रहा था या फिर ये उसका गॉड कॉम्प्लेक्स था? सो अकॉर्डिंग टू माय एनिमे लिस्ट,
Death Note ranks at 8.6 over 3 million user rating, but Light's morality remains one of the most debated topics in anime forums. जैसे महाभारत में दुर्योधन इनिशियली उसने भी इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, लेकिन बाद में अपने ही एक्शंस के वजह से वो विलन बन गया। भाई मैं कभी ये सोचता हूँ अगर लाइट इंडिया में होता तो लोग उसे रक्षक कहते या राक्षस। इंटरेस्टिंग। जैसे लेलूश, एक प्रिंस जिसे मिला गियास, द पावर टू कंट्रोल एनीबॉडीज विल, और उसने बनाई जीरो की आइडेंटिटी, द रेवोल्यूशनरी मास्क। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे कर दिया, अपनी बहन के खिलाफ गया और खुद की डेथ प्लान कर दी। Was he a hero or a control freak? गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन ललूश का हर डिसीजन आउटकम बेस्ड था। एंड जस्टिफाई मीन्स, बट क्या हर टाइम? अकॉर्डिंग टू माई एनिमे लिस्ट, कोड गियर्स का ML स्कोर है 8.7। इट इज द मोस्ट रीवॉच्ड एनिमे इन टॉप 50 एज पर एनी ट्रेंड्स 2024। उसकी लास्ट स्माइल मुझे तोड़ देती है और उसके जाने से शांति तो मिली, पर क्या कभी उसकी लाइफ पीसफुल थी? एक और बंदे के बारे में बात करें, एरन येगर। अटैक ऑन टाइटन शुरुआत में एक रिवेंज स्टोरी था, बट टुवर्ड्स द एंड एरन एक जेनोसाइडल गॉड बन गया। भाई 80% ह्यूमैनिटी का एक्सटेंशन, क्या उसका पेन इतना बड़ा था कि वो पूरी दुनिया को ही मार देने वाला था? According to Crunchyroll Trends 2023, Eren became the #1 most cosplayed male character. Despite that, fans poll showed 50-50 moral divide on his final action. Eren जैसे कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं कि हर एक हीरो के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है और हर मॉन्स्टर के पीछे एक टूटा हुआ इंसान। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कभी कभी पीस तभी मिलती है जब सब कुछ तोड़ दिया जाए। पर क्या आप उस लेवल का पेन समझ सकते हो जहाँ दुनिया को खत्म करना एक ऑप्शन बन जाता है? इंडियन कल्चर में हमेशा से धर्म और अधर्म के बीच में एक फाइन सी लाइन रही है। एक एग्जांपल देखो, जैसे रामायण में राम जी ने रावण को मार दिया, क्यों? क्योंकि उनको सीता को बचाना था। फिर वापस अयोध्या आने के बाद उनको वापस जंगल में वनवास के लिए भेज दिया। सो वी रियली डू नॉट नो कि ये धर्म था, सही था, गलत था। इसी तरह एनिमे हीरो भी मॉरली परफेक्ट नहीं होते, ये हमारी तरह फ्लॉड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यही कारण है ये रिलेटेबल है। अकॉर्डिंग टू क्रंचीरोल इंडियन सर्वे ऑफ 2023, 72% Indian viewers believe anime helps them understand moral and emotional complexity better than Bollywood movies. असल में भाई हीरो वही होता है जो डिसीजंस तब लेता है जब बाकी सब कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उस डिसीजन का बोझ सिर्फ अकेला उसी को उठाना पड़ता है। भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से हीरोज का डिसीजन आपको मॉरली ग्रे लगता है? लाइट, लेलूश, एरन या कोई और? कमेंट्स में लिखो, क्योंकि हम आपके यही व्यूज इंक्लूड करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। भाई हीरो बनना तो इजी नहीं होता, लेकिन उनका दर्द समझना और मुश्किल होता है, और इनका स्ट्रगल समझना हमको अपनी असलियत दिखाता है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एनिमे विलेंस के बारे में। हम आज पूछेंगे वो क्वेश्चंस कि क्या सारे एनिमे के विलेंस बुरे होते हैं, या फिर उनके एक्शंस के पीछे कोई मोटिव होता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इन एनिमे विलेंस के कुछ ऐसे मूव्स जो सिर्फ इवल नहीं है, वो फिलोसॉफिकल भी है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कभी कभार इन विलेंस की बातें सेंस बनाती है, और अगर तुम उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे, क्या तुम उन्हें फिर गलत कह सकते हो? सो फिर से वेलकम टू टुडेज एपिसोड। हियर वी आर गोइंग टू फ्लिप द स्क्रिप्ट। कभी नोटिस किया है कि इंडियन कल्चर में जो मैक्सिमम विलेंस होते हैं, माइथोलॉजिकली मान ले राक्षसास, या फिर कोई जनरल सिनर, कोई लुटेरा, ठीक है, वो लोग ना इंस्टिंक्टिवली या फिर बाय बर्थ राइट नेगेटिविटी फैलाते हैं। इवन इफ देयर इज नो रियल मोटिव, एटलीस्ट इन दिस करंट बर्थ, दैट दे
do what they are doing. Yeah. However, if you actually look at the anime villains, majority of the cases, you will notice that they have a multi-layered childhood, a past which starts very innocent, and over time, उन्होंने जो देखा, वो उनको आज विलन बनाया. ये विलन्स एक्चुअली सोसाइटी का वो पार्ट को मिरर करता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, बट होते हुए भी हम उनको अनदेखा करते हैं. और यही सोसाइटी की रियलिटी दिखाने की एक हिम्मत एक विलन के पास होती है, जो कभी कभार एक हीरो भी पूरा इग्नोर मार डालता है. तो आज के एपिसोड में हम ऐसे ही 4 विलन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो गलत है, मे बी एंड जस्ट मे बी इतने भी गलत नहीं है. Let's talk about the most iconic villain of all time, Madara Uchiha, the ghost of Uchiha. He was an iconic villain. उसका नाम पूरी दुनिया में fear create कर देता था, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी. उसको एक वर्ल्ड बनाना था जहाँ कोई पेन नहीं है, ना कोई लड़े ना कोई रोए. भाई इन्फिनिट सिटियों में तो भाई साइको प्लान था. लाइक कोई भी सुनेगा बोलेगा ये तो पागलपन थी, लेकिन एक बार सोच के देखो, उसका फाइनल गोल तो वर्ल्ड पीस ही था ना. तो मादारा ने दुनिया के इस फ्लॉड सिस्टम को समझा और उसने देखा कि जब भी पीस आती है वो बहुत टेम्पोररी सी होती है, तो उसने इसका एक परमानेंट बट एक्सट्रीम सोल्यूशन ढूंढा. वो फिलोसॉफिकल भी था. उसने सोचा कि सबको एक इन्फिनिट सपने में ट्रैप करके पीस लेके आएगा. भाई उसका प्लान तो एथिकली ग्रेट था, लेकिन जो सोच थी उस प्लान के पीछे वो डीपली रूटेड थी उसके विजन और ट्रॉमा के बीच. करेक्ट. ऐसा ही एक और विलन है, साइकोपाथ का शोगो माकिशिमा. वो एक करिश्मेटिक विलन है जो खुद सिविल सिस्टम के अगेंस्ट गया. एक ऐसा सिस्टम जो आपके थॉट्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि आप एक्चुअली में एक विलन हो या नहीं. माकिशिमा कहता था कि रियल फ्रीडम का ये मतलब है कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस को खुद चूज करना. और उसने तो वो सिस्टम तोड़ना चाहा था जो ह्यूमंस को मशीन के हवाले करता है. क्या रियल फ्रीडम वही होती है जब तुम्हारे एक्शन पे तुम्हारा कंट्रोल हो, या सोसाइटी के नाम पे तुम्हें एक सीरियल नंबर बना के तुम्हें कंट्रोल किया जाए. एक्चुअली साइकोपाथ ने हमको एक ऐसा विलन दिया जो एक्चुअली में फ्रीडम के लिए ही लड़ रहा था, लेकिन वो विलन क्यों बना? क्योंकि वो सिस्टम के अगेंस्ट गया. Everyone's in. Everyone's empty. We don't really need each other. भाई ऐसे तो विनलैंड सागा में आसलाट भी था. ये एक वॉरियर था जो कभी हीरो की फीलिंग देता था या कभी विलन की, लेकिन जब उसका रियल मोटिव पता चलता है कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता था और वेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहता था, ये सुन के तो भाई दिल टूट जाता है. करेक्ट बोला. वो मैनिपुलेटिव था, वो रूथलेस था, लेकिन उसका हर एक स्टेप वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट था. थॉरफिन के लिए वो एक विलन था इन ऑल ट्रू सेंसेस, लेकिन अपनी कंट्री के लिए वो एक सैक्रिफिशियल हीरो था. विनलैंड सागा दिखाता है कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता. कभी कभार विलन बनना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि एक बड़ी ट्रेजेडी को रोक सके. करेक्ट. ऑपर कोड गियास का लेलुश. मैं उस कैरेक्टर को पर्सनली एक शिवा आर्किटाइप से कंपेयर करता हूँ. पहले केओस ला, फिर उसके थ्रू से एक नया ऑर्डर क्रिएट करो. तो पहले वो जीरो बन के एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, फिर खुद के ही मौत को प्लान करके उसने दुनिया को यूनाइट करने के लिए एक रीजन दे दिया. लेलुश तो विलन भी था और मसाया भी. उसकी जर्नी में था बिट्रेयल, गिल्ट और बर्डन. उसने कुछ नहीं मांगा, जस्ट पीस. ये वो विलन है जिसका फाइनल मूव था सैक्रिफाइस, अपनी जान देकर एक नया ईरा क्रिएट करना. क्या हम ऐसे विलन से कुछ सीख नहीं सकते? I, Lelouch V. Britannia, command you.
die. भाई इंडिया में तो हम सब ने राम और रावण की स्टोरी तो सुनी होगी और उन दोनों का भेद भी बताया है हमें सबने। भाई कभी तुमने ये सोचा रावण में क्या डिफरेंट था? उस पर लॉजिक भी था, नॉलेज भी थी और कुछ कहानियां ये भी कहती है कि वो कंपैशनेट भी था। तो भाई एनीमे हमको यही करने के लिए मजबूर करता है, सोचना कि सिर्फ सरफेस से जज मत करो, देखो ये सब के पीछे मोटिव क्या था, रीजन क्या था। तो अब सवाल ये है, क्या हम इन विलन से सीख सकते हैं कि दुनिया को केवल सिर्फ गुड वर्सेस ईविल के लेंस से देखना गलत है? तो आज हमने ये देखा कि मादारा हो या लेलुशो, ये कोई भी विलन नहीं थे। एक्चुअली में ये फिलोसोफर्स थे, ये लोग स्ट्रैटेजिस्ट्स थे, ये विजनरीज थे जो अपने तरीके से दुनिया को चेंज करने का कोशिश किया। हम इनके एक्शन से अग्री करें या ना करें, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव जरूर समझ सकते हैं। यही चीज हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हर डिसीजन कोई ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन नहीं होता, उसको थोड़ा सोचना और समझना भी पड़ता है। अब आप बताइए कि आपका फेवरेट विलन कौन है और क्या आप उसके मोटिव से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक स्टीरियोटाइप को लेकर, कार्टून देख के रोने वाली। लोग हंसते हैं बिकॉज टू देम इट्स चाइल्डिश, पर भाई एनीमे देख के रोना एक ओटाकू का राइट ऑफ पैसेज है। मतलब तुम लाइफ में हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक इमोशनल सीन देख के आंखों का बांध टूट ही जाता है। क्रेडिट्स टू द आर्ट फॉर्म एंड द स्टोरी टेलिंग। तो आज हम काउंटडाउन करेंगे टॉप 5 एनिमे या उनके उन एपिसोड्स की जिसने दुनिया भर के लोगों को रुलाया और हम भी उनके शिकार हुए। आज होगा स्पॉइलर अलर्ट प्लस कम्युनिटी बॉन्डिंग सेशन। कमेंट्स में जरूर बताना कौन से एनिमे सीन ने तुम्हें रुला दिया। भाई एनिमे का एक मैजिक है, वो तुम्हें सिर्फ स्टोरी नहीं बताता, वो तुम्हें उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने पे मजबूर कर देता है। और जब उनके साथ जिंदगी में ट्रेजेडीज होती है तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ भी हो रही है। Many Indian anime viewers believe that anime उनको एक डीप इमोशनल रिलीज देता है जो कभी कभार बॉलीवुड मूवीज भी मिस कर देती हैं। और ये सीन्स तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि इमोशंस वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारे ह्यूमैनिटी का एक प्रूफ है। तो इट्स टाइम, लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। पहला है डस्क मेडन ऑफ एमनीजिया, माय पर्सनल फेवरेट। चांसेस है कि ये एनिमे तुमने मिस कर दी होगी, पर ये मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एंडिंग्स है। तेइची और यूको की लव स्टोरी। इनकी स्टोरी एक हॉन्टेड स्कूल के अंदर शुरू होती है और एक अलविदा से खत्म। इसकी एंडिंग तो भाई लिटरली हार्ट ब्रेक का डेफिनेशन है। करेक्ट, यूको एक गोस्ट है और तेइची का प्यार रियल है, लेकिन उनके ये अलग अलग वर्ल्ड्स कभी एक साथ नहीं आ सकते। भाई लास्ट सीन में जब यूको स्लोली डिसिपेट होती है और तेइची के आंसू उसके थ्रू सोफे पर गिरता है, वो सीन तुमको पिघला देगी। स्टैट ड्रॉप। इस एनिमे का माइल स्कोर है 7.8। There is a cult following despite being underrated. You can connect it with movies like प्रेम रोग या कयामत से कयामत तक, जहां पे एंडिंग में कुछ नहीं मिलता लेकिन सिर्फ सैक्रिफाइसेस होती है। नेक्स्ट इज योर लाई इन अप्रैल। कोसे और काओरी की स्टोरी शुरू होती है म्यूजिक से और एंड होती है एक लेटर से। कोसे को जब पता चलता है, जब काओरी अपने डेथ बेड पे होती है, वो कोसे को सच बताती है कि वो असलियत में उससे प्यार करती थी, और म्यूजिक उन दोनों के लव को ब्रिज करता है। भाई द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, म्यूजिक, प्यार और मौत, ये तीन चीज जो इंसान को टाइमलेस बना देती। स्टैट ड्रॉप। इसका MAL स्कोर 8.6 है। फ्रीक्वेंटली रैंक्स इन टॉप 5 मोस्ट इमोशनल एनिमे। फन फैक्ट, 2060 जापानीज टीवी पोल में पता चला 61 वोटर्स चूज दिस एपिसोड एज मोस्ट टीयर्स इन अ सिंगल एनिमे वॉच। अगला नेम इस लिस्ट में है प्लैनेट आफ्टर स्टोरी, तोमोया और उशियो की ट्रेन जर्नी। एक बाप जो अपने बच्चे को फाइनली अपना लेता है।
लेकिन उसके पास्ट का गिल्ट उसे तोड़ता रहता। जब ओशियो उससे कहती है आई कैन क्राई नाउ राइट, उस मोमेंट पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बचा। स्टैट ड्रॉप, इस एनिमे का ML स्कोर है 8.9। दिस वाज वोटेड द सैडेस्ट एनिमे मोमेंट इन एनिमे न्यूज नेटवर्क्स ग्लोबल पोल। इंडिया कनेक्ट जैसे बॉलीवुड का बजरंगी भाईजान का लास्ट सीन, सिंपल, प्योर और दिल को छू लेने वाला। नेक्स्ट, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, एपिसोड 4, मदर। ये वो एपिसोड है जहां मुझे समझ आया कि ग्रीफ का वेट केवल एनिमे नहीं, जिंदगी भी देती है। एल्रिक ब्रदर्स अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वापस आता है वो इंसान नहीं होता, और वो उसकी कीमत एल्केमी के इक्विवेलेंट एक्शन से पे करते हैं। उसने अपना भाई खो दिया, वो बहुत इम्पैक्टफुल था। सही बोला भाई, अल्केमी का वो लॉ, इक्विवेलेंट एक्सचेंज, इस एनिमे में अपना सबसे क्रूएल फेस दिखाता। स्टैट ड्रॉप, ML स्कोर इसका 9.1, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड एनिमे ओपनिंग्स। कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती और शायद इसलिए वो सेक्रेट होती हैं। अगला एनिमे इस लिस्ट में द नंबर 1 एनिमे इज वन पीस और उसका मरीन फोर्ड आर्क। इस एपिसोड में लूफी फाइनली एस को बचा लेता है, लेकिन उसके एक ही सेकंड बाद वो अपने भाई को अपने गोद में मरते हुए देखता है, और एस की वो लास्ट वर्ड कि वो खुश था कि उसका एक भाई था। थैंक यू फॉर लविंग मी, ये एनिमे हिस्ट्री का सबसे गट रेचिंग लाइंस थे। एस की स्माइल और लूफी की साइलेंट स्क्रीन, ये केवल एक एनिमे मोमेंट नहीं था, ये एक मास्टरपीस था। Stat drop. This arc peak achieved a MAL score of 9.0. According to Japan Oricon's 2011 report, this was voted the most heartbreaking anime scene of the decade. ये जो सीन्स है ना, ये तुम्हें केवल आंसू नहीं देते, ये तुम्हें जिंदा फील करवाते हैं। भाई करेक्ट बोल, कभी कभी रोना भी एक थेरेपी है, और एनिमे तुम्हें ये स्पेस देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेकर। ऐसे कंट्रोवर्सीज जो सिर्फ ब्लड बॉइलिंग ही नहीं है, वो लॉजिकल और टेक्निकल भी है। एनिमे की दुनिया में गोट का मतलब क्या है? बिग थ्री, मिलेनियल्स टू जेन अल्फा, सबका अलग अलग मीनिंग है। हर जनरेशन का अपना अपना क्राउन होता है, और एनिमे वर्ल्ड का क्राउन द बिग थ्री और एक गोट जो है सबका बाप। हम बात कर रहे हैं 3 एनिमे प्रोडिजीज की, वन पीस, नारुतो और ब्लीच। और फिर आता है गोकू जो बोलता है मैं हूं असली बाप, द प्रोडिजी पर्सोनिफाइड, ड्रैगन बॉल जी। तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं बिग फोर्स की, जो एनिमे नहीं एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और आज हम बताएंगे कि क्यों है ये 4 द अल्टीमेट लेजेंड्स। बिग थ्री का नाम 2000 शोनेन से बूम हुआ है, नारुतो, वन पीस, ब्लीच। ये तीनों जायंट्स ने शोनेन जंप मैगजीन को डोमिनेट कर रखा था। और ड्रैगन बॉल जी, वो तो अलग ही इरा का फाउंडर था। उसने एनिमे को इंडिया में कार्टून नेटवर्क के टूनामी ब्लॉग से घर घर तक पहुंचाया। एडिशनली ये 4 एनिमे कुछ अलग किया है। लेट्स लीव द स्टोरी असाइड फॉर अ मोमेंट। जहां हमारे गोड ने किया पूरे एनिमे इंडस्ट्री का एट होम चेंज, इट मेड एनिमे आर्ट स्टाइल एंटर अ न्यू एरा ऑफ कंप्लीट फेसलिफ्ट। वहां हमारे बिग थ्री ने इन्हीं नुआंसेस को अडैप्ट करके लिया एनिमे इंडस्ट्री का रेवेन्यू जनरेशन का लोड। They achieved immense global popularity and are credited with significantly contributing to the rise of anime and manga's global sales. So now it's time for stat drop. नारुतो, उसका ML स्कोर है 8+, शिपुडेन का 8.2, ग्लोबल व्यूअरशिप मोर देन 250 मिलियन। वन पीस, इसका ML स्कोर है 8.71, more than 1000 episodes made, manga sales are about 500 million plus copies. Bleach, इसका ML स्कोर है 7.9, 1000 Year Blood War Arc 9, 2022 का revival brought 6+ million new viewers. Dragon Ball Z, MAL score 8.15,
India's most rerun anime on TV ever. This needs no star drop. Let the countdown begin. पहला एनिमे ब्लीच. इसका प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरासाकी, एक हाई स्कूल का लड़का जो सोल रिपर बन जाता है. ब्लीच का यूएसपी था स्टाइलिश फाइट्स, इंसेन ओएसटी और एक ग्रैंडियर जो उस टाइम में किसी एनिमे के पास नहीं था. और इसी एनिमे ने इंट्रोड्यूस किया द इलेक्ट्रीफाइंग एचडी फाइट सीन्स जो आजकल कोई भी एनिमे बना रहा है. मेरे लिए तो ब्लीच का इचिगो वर्सेस उल्क्योरा प्योर चिल्स था भाई. पूरी डिस्पेयर से होप का बर्ड. Now let's talk about the cultural impact. Bleach brought Japanese fashion plus urban cool to anime culture. Spiky hair, black coats, and zanpakuto swag. Indian Connect जैसे बॉलीवुड में धूम ने कूलनेस की मीटर बढ़ा दी थी. ब्लीच ने शोनेन वर्ल्ड में स्टाइल का रेवोल्यूशन ला दिया. नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज नारुतो. नारुतो की जो जर्नी थी ऑर्फन से हुकागे तक, ये एक निंजा स्टोरी नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है. ये तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर प्री डिटरमिन नहीं करता. इसी एनिमे ने इंट्रोड्यूस करा था हमें फ्लैशबैक के कॉन्सेप्ट से. ये पता चलता है कि नोबडी इज बोर्न अ हीरो और अ विलेन, इट्स जस्ट द सीक्वेंसिंग ऑफ द यूनिवर्स. It's just like how every yin needs its yang. Whenever a villain is born, a hero needs to stand up. नारुतो के टॉकनो जुत्सु को लोगों ने मीम बना दिया, लेकिन असलियत में उसकी एम्पैथी ही वो पावर थी जो विलन्स का दिल बदल देता था. Let's talk about the stats. Naruto's anime and manga generated a revenue of $10 billion globally. Let's talk about the iconic moment of Naruto. Naruto versus Pain fight. It is still ranked in top 3 anime battles ever in Reddit polls. The next anime on our list, One Piece. One Piece सिर्फ एक पायरेट एडवेंचर नहीं है, ये एक 25 साल लंबा इमोशनल ऑडिसी है. ओडा सेंसेई का इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग, एस की डेथ और मैरिगो का फेयरवेल. मैं गारंटी देता हूँ कोई भी बंदा ड्राई आइस के साथ निकल नहीं सकता. Now let's talk about the stats. One Piece is the highest selling manga ever, with more than 500 million copies sold. Consistently top Google searched anime for the past decade. Indian Connect. जैसे महाभारत एक epic saga था with hundreds of characters, वैसे ही One Piece का world अपने में ही एक पूरा यूनिवर्स है. अब चलते हैं हमारी कोर्ट की तरफ, ड्रैगन बॉल जी. भाई तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो ड्रैगन बॉल जी देख के ही बड़ा हुआ. स्कूल से आया हूँ भाग के और मेरे दिमाग में यही चल रहा है, भाई गोकू वर्सेस फ्रीजा देखना है मेरे को. ये जो थ्रिल था ना उस समय, वो तो अलग ही लेवल था. I swear, इस 80s के एनिमे ने एक ग्लोबलाइजेशन क्रिएट किया. यूएस, यूरोप, इंडिया, सब जगह में एक साथ एक बूम क्रिएट किया. Now let's talk about the stats. The Dragon Ball franchise revenues about $27 billion. Goku is among top 3 most recognized anime characters globally. और इसका iconic moment, Goku's first Super Saiyan transformation, still ranked number 1 most hyped moment by IGN anime. और इसका Ultra Instinct moment, भाई वो तो इंटरनेट ही तोड़ दिया. Now coming to the summary. How do they stand the test of time? Timeless storytelling, memorable characters, and concept drops. ये इनको immortal बना देता है. भाई चाहे तुम हो वन पीस फैंस या डीबीजी लॉयर्स, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि ये शोज ने तुम्हें जिंदगी के हर एक फेज पे इंस्पायर किया है. और इन्हीं शोज ने अनसंग सेंसे की तरह लाइफ में लेसन्स भी दिए हैं. आपके हिसाब से क्या ये बिग फोर रीट्रेट और चेंज होने चाहिए? इफ यस, व्हाई एंड हु कैन रिप्लेस देम? कमेंट्स में अपना इनपुट दो और एक डिबेट चालू करो और इसमें पार्टिसिपेट भी करो. भाई वन पीस बेटर है, ड्रैगन बॉल जी सबका बाप है. देख लियो तू. और अगर तुम रियली इन बिग 3 और कोड के फैन हो तो लाइक, कमेंट और शेयर. और एनिमे फैन हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए. तो दोस्तों आज बस इतना ही. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम लाएंगे और ढेर सारे एनिमे का डिस्कशंस. टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम.